बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नेम वेव्स, टॉपिक नेम स्टेशनरी वेव्स। आफ्टर द डॉपलर इफेक्ट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। डॉपलर इफेक्ट के बाद आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में अगर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो स्टेशनरी वेव्स के आगे जो इसके सब टॉपिक्स भी हैं वो इंपॉर्टेंट है। एयर कॉलम स्टेशनरी वेव्स निकालना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेशनरी वेव्स के बारे में हम सुपर पोजिशन में पढ़ के आ चुके थे, उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। आज इसको जरा ब्रीफली पढ़ते हैं कि स्टेशनरी वेव्स होता क्या है। डेफिनेशन लिख लें, फिर समझाया जाएगा। कहता है व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स having same speed, amplitude and frequency but traveling in opposite direction superposed called stationary waves। बता क्या आया था जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव का टॉपिक हमने पढ़ा कि जब एक वेव आपके पास, फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रही होगी और दूसरी वेव उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी, दोनों वेव जहां पे सुपरपोज होंगी उसको हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। बहुत इजी सा, बहुत कॉमन सा फिनोमेना बताया था, आप दोबारा एक दफा सुन लें। ये आपके पास वेव का क्रस्ट है और ये आपके पास वेव का ट्रफ है। इस पे गौर कीजिएगा डायग्राम पे, ठीक है। और इस वेव की डायरेक्शन आपके पास इस साइड पे, ठीक है। एक नई वेव आ रही है और उस नई वेव की डायरेक्शन आपके पास इस साइड पे, ठीक है। एक नई वेव आपके पास जो यहाँ पे आ रही है उसकी डायरेक्शन आपके पास चेंज हुई हुई है और उसकी डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन है। उसकी डायरेक्शन आप इस साइड पे बना के इस वेव को बना सकते हैं। इसकी डायरेक्शन आपके पास इस साइड पे, ठीक है। जब एक वेव आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी वेव आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और इस तरह की जब वेव्स आपस में सुपरपोज हो जाती हैं तो फिर आपके पास जो फिनोमिना बनता है उसको हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं। इस तरह की फिर आपको वेव बनेगी या मिलेगी जो मैंने आपको पहले बना के बताई भी थी। इस तरह की वेव आपके पास बनेगी, ठीक हो गया। अब रिजल्टेंट वेव जो आपके पास बनती है, रिजल्टेंट वेव के बारे में हमने पढ़ा था। बेसिकली जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द वेव्स होता है, फॉर एग्जांपल अब जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो सीधी सी बात क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा। जब क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा तो आप ये देखें जो आपके पास ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट जहां पे इनकी फ्रीक्वेंसी, जिनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो है, इस पॉइंट को हम नोड का नाम देते हैं और जहां पे फ्रीक्वेंसी हायर होती है उसको हम एंटी नोड का, ये आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी हायर एम्पलीट्यूड वाली जगह पे इसको आप एंटी नोड का नाम दे दें, ये एंटी नोड है। और जहां पे एम्पलीट्यूड आपके पास बिल्कुल जीरो है, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे बिल्कुल जीरो ही रहेगा, ठीक है। बट स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव आपको नजर आएंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स, अभी आपको डायग्राम बना के बताया जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं स्टैंडिंग वेव में या स्टेशनरी वेव में जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट हो रही होती है, जिसके आगे हमें वेव ट्रांसफर होती नजर आ रही है। लेकिन ये है कि जो पॉइंट आपके पास नोड वाले पॉइंट है वहां पे एम्पलीट्यूड आपके पास बिल्कुल जीरो ही रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए एक हमारे पास डायग्राम, उस डायग्राम बनाने से पहले एक चीज को आपने समझना होगा, ये इसको लाजमी गौर से समझिएगा। ये आपके पास एक मुकम्मल वेव है, जरा गौर करें बच्चे। ये आपके पास एक कंप्लीट वेव है, एक कंप्लीट उसकी साइकिल है यहां तक। तो जिस साइकिल में आपके पास क्रस्ट भी बन रहा है और ट्रफ भी बन रहा है, यहाँ पे आपके पास क्रस्ट भी बन रहा है और ट्रफ भी बनता है, ठीक है। अब आपको पढ़ा था, आप वेव लेंथ पढ़ के आए थे, द डिस्टेंस बिटवीन, द कंजक्टिव डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ मिला के एक आपके पास वेव लेंथ बनती है। तो इस पूरी को हम किसका नाम देंगे? लेमडा का। ये आपके पास एक प्रॉपर वेव लेंथ है, पूरी वेव लेंथ है। अब ऐसा है, जरा इस चीज को गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, अगर मैं क्रस्ट के भी दो हिस्से करूं और ट्रफ के भी दो हिस्से करूं,
अगर क्रस्ट के भी 2 हिस्से किए जाएं और ट्रफ के भी 2 हिस्से किए जाएं, इसको जरा बगौर इस डायग्राम को देखिएगा। एक वेव जब आपके पास कंप्लीट हो रही है, उसको हम वेवलेंथ का या लेम्डा का नाम देते हैं। अगर मैं इस क्रस्ट के 2 हिस्से करूं, इस डायग्राम को 4 हिस्सों में इसको अगर मैं तोड़ दूं, तो 4 हिस्सों में तोड़ने से क्या मुराद है? अगर ये टोटल लेम्डा है तो ये लेम्डा का चौथा हिस्सा बन जाएगा, जिसको मैं लेम्डा बाय 4 का, इस पॉइंट को मैं लेम्डा बाय 4 का नाम इसलिए दूंगा कि ये पूरी यहां से लेकर यहां तक लेम्डा है। तो 4 हिस्सों में तोड़ा, 1 2 3 4 आपको नजर आ रहे हैं। तो इस हिस्से को मैं नाम दूंगा लेम्डा बाय 4 का। ये एक लेम्डा बाय 4। इसके बाद इस हिस्से का नाम आपके पास हो जाएगा 2 लेम्डा बाय 4, क्योंकि दूसरा हिस्सा है। तो 2 1 2 2 2 4 ये कट जाएगा। तो इस हिस्से को मैं नाम दे दूंगा लेम्डा बाय 2 का। मेरी बात पे गौर करें, समझा रहा हूँ साथ साथ। इस हिस्से का नाम लेम्डा बाय 4, इस हिस्से का नाम लेम्डा बाय 2, इस पॉइंट का नाम। ये पॉइंट लेम्डा बाय 2, ये पॉइंट लेम्डा बाय 4। अब ये पॉइंट यहाँ पे तीसरा लेम्डा बाय 4 होगा, तो मैं लिखूंगा 3 लेम्डा बाय 4। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है? 3 लेम्डा बाय 4। आसान सा तरीका, लेम्डा बाय 4, 2 लेम्डा बाय 4, 3 लेम्डा बाय 4, 4 लेम्डा बाय 4। इस पॉइंट का नाम अब 4 लेम्डा बाय 4 है, तो 4 लेम्डा बाय 4, 4 4 कट जाएंगे, तो आपके पास इस पॉइंट का अब नाम क्या आ जाता है? लेम्डा। भाई ये बात समझ गया, आपको सारी बात यहाँ पे बआसानी कवर हो जाएगी। और आप यह बात भी पढ़ के आ चुके थे कि एक कंजेक्टिव, एक या सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ मिला के जो वेव आपके पास बनती है, वो उसका पूरा टाइम पीरियड होता है। तो इसको हम इसका टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। और बेसिकली इस पूरी वेव का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या आ जाता है? कैपिटल टी के इक्वल क्या आता है? कैपिटल टी, एक पूरा टाइम। तो अब इसी तरह टाइम के मैं 4 हिस्से करूं, तो लेम्डा बाय 4 वाला हिस्सा मेरे पास क्या बन जाएगा? टी बाय 4। लेम्डा बाय 2 वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? टी बाय 2। 3 लेम्डा बाय 4 वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? 3 टी बाय 4। और पूरा जो आपके पास लेम्डा है वो प्रॉपर टी बन जाएगा, क्योंकि टाइम लेंथ आपके पास टाइम पीरियड यहां से यहां तक एक वेव का पूरा मुकम्मल हो चुका है। ठीक हो गया? आपके पास एक वेव का टाइम पीरियड यहाँ पे पूरा हो चुका है, और इसको डायग्राम बना के बतानी है। डायग्राम की मदद से हम इसको साबित करके देंगे कि जब, हालांकि ये पॉइंट्स आपस में यहाँ से ब्रीच नहीं होते, टूटते नहीं है नोड वाले पॉइंट, तो फिर कैसे स्टेशनरी वेव मूव करती है? फिर क्या होता है, क्या वजह बनती है कि स्टेशनरी वेव की मूवमेंट बनती है? हम इसको यहाँ पे ये करके बताएंगे। समझ आ गई बात की? इस डायग्राम को बस आपने समझना है कि लेम्डा बाय 4 और टी बाय 4 क्या सिचुएशन है, लेम्डा बाय 2 टी बाय 2 क्या है, 3 लेम्डा बाय 4 3 टी बाय 4, और लेम्डा या टी क्या होता है। अब जरा मेरी बात पे आपने गौर करना है। ये आपके पास एक कंजेक्टिव क्रस्ट, ट्रफ और ट्रफ बन गया। ठीक है, क्रस्ट, ट्रफ और क्रस्ट, ये कंजेक्टिव क्रस्ट ट्रफ बन गया आपके पास। जरा मेरी बात पे आपने यहां तक गौर करना है। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं यहां से काटूं, इसके मैं हिस्सों में तोड़ूं, एक, फिर यहां से तोड़ दूं जहां से मैंने लेम्डा बाय 4 बनाया था, 2, फिर जहां पे मैंने लेम्डा बाय 2 बनाया था, 3। ठीक हो गया? फिर ये यहां से काटूं जहां पे मैंने क्या बनाया था, 3 लेम्डा बाय 4। फिर यहां से काटूं जहां पे पूरा एक वेव कंप्लीट हो चुकी थी जिसका नाम था लेम्डा। फिर यहां से काटूं जो आपके पास लेम्डा बाय 4 था, आगे नई वेव स्टार्ट होगी है। फिर यहाँ पे क्या था आपके पास? लेम्डा बाय 2। ठीक है, इसको 7 लेंथ में काट दिया, और 7 लेंथ जो आपकी बुक लिख रही है, इस टाइप को नाम दे रही है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। ठीक है, और इस सिचुएशन में जब आपके पास टाइम क्या है? बिल्कुल जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो, लाजमी लिखिएगा, टी इक्वल टू जीरो। अभी टाइम आपके पास बिल्कुल जीरो है, तो क्या होगा? जो दूसरी वेव आएगी वो आपके पास यहां बना ले, दूसरी वेव ऐसे आई, ये आपके पास दूसरी वेव है। ठीक है, अब आपने इस वेव का रिजल्टेंट बना के उसको बताना है। इन वेव का जो अब रिजल्टेंट बनेगा, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट बनेगा, आपको नजर आ रहा है कि एक क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ेगी, ट्रफ ट्रफ पे पड़ेगी। थोड़ी सी लाइन लेंथी कर दें, लंबी कर दें। क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ने जा रही है, और ट्रफ आपके पास ट्रफ पे पड़ेगी। तो आपको पता है जब क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और जब क्रस्ट ट्रफ पे बनती है तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और टाइम आपके पास यहाँ पे जीरो। ये लिखिएगा, इसको 5 डायग्राम बना के बतानी पड़ेंगे।
तो अब आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो ये आपके पास कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, ऐसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा कीजिएगा। ये जो आपके पास मौजूद है ये, ठीक है, इस तरह की डायग्राम बन गई। जब आपके पास टाइम 0 था, आपकी बुक एक पॉइंट लिख रही है और आपने भी लिखना है 8 पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट, 2, 4, 6। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास मौजूद है यहाँ पे, बल्कि पहले इसके बारे में बता दें। 1, 3, 5, 7। देखें 1 पॉइंट ये है आपके पास, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये जब आपस में क्रॉस क्रॉस पे पड़ा, वेव तो कंस्ट्रक्टिव बन गई, लेकिन जो आपके पास ये पॉइंट था वो फिर भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। वो बेसिकली आपके पास कौन सा पॉइंट था, ये नोड वाला पॉइंट था। फिर आपके पास ऐसा हुआ, जब क्रॉस क्रॉस पे पड़ी तो आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनी, तो वो आपके पास ये एंटी नोड वाला पॉइंट था। जो आपके पास ये पॉइंट बड़ा हो चुका है, इस पॉइंट को उसने क्या नाम दे दिया, एंटी नोड का। ठीक है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये एंटी नोड का। फिर इसके बाद ये पॉइंट 3 पे आ गया, और पॉइंट 3 कौन सा पॉइंट है आपके पास, नोड वाला। फिर आपके पास पॉइंट 4 कौन सा पॉइंट है, ये एंटी नोड वाला। फिर पॉइंट 5 आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये नोड वाला। फिर पॉइंट 6 आपके पास कौन सा पॉइंट है, एंटी नोड। और पॉइंट 7 आपके पास फिर नोड। ये नोड्स और एंटी नोड बन रही होती है, क्रस्ट ऑफ मिलते हैं। तो जब आपके पास टाइम 0 था, उसने ये बात बोली, जब आपके पास टाइम 0 था तो फिर ऐसा होता है, जब क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ती वो तो बना लेती है अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट जब क्रस्ट पे पड़ेगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि दोनों पॉइंट्स आपके पास नोड्स के पॉइंट थे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा होता, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 हो रहा होता है। ये देखें यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ रही है तो वो पॉइंट आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब आपके पास टाइम क्या था, t इज इक्वल टू 0, ये डायग्राम उसको बना के बताइएगा और फिर लिखिएगा 8.1357 amplitude is 0, there is no vibration at these points। इन पॉइंट से आपको कोई वाइब्रेशन नजर नहीं आ रही, at these points so called, so इन पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, नोड का। ठीक है, और 8.246 पॉइंट आपके पास 246, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपके पास मैक्सिमम हो चुका है। देयर इज अ वाइब्रेशन एट दिस पॉइंट, इन पॉइंट पे आपके पास वाइब्रेशन मौजूद है। सो इनको हम क्या नाम देंगे, सो कॉल्ड एंटी नोड। इन पॉइंट्स को हम नोड, एंटी नोड का नाम देंगे, जहां पे मैक्सिमम वाइब्रेशन हुई, जहां पे वेव आपके पास कंस्ट्रक्टिव बनी, जहां पे आपके पास क्रस क्रस पे मिला। लेकिन जिस जगह पे आपके पास 1357 आपके पास वो पॉइंट्स हैं जहां पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 था, कोई वाइब्रेशन नहीं हुई, तो इसलिए इस पॉइंट को हम नोड का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह इन डायग्राम को दोबारा बनाना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपने लिख लेना है, टाइम आपके पास गुजर चुका है कितना, t/4, मतलब λ/4 एक वेव। ये वेव जो है ना इस तरफ जा रही थी, इतनी वेव आपके पास गुजर गई है। सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा, इतनी वेव आपके पास गुजर गई है। यहां से आगे मैं वेव नहीं बनाऊंगा, पॉइंट 1 से आगे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये वेव गुजर गई है। λ/4 का मतलब कि इतनी वेव यहां से ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ चली गई। ठीक है, जब ये वेव गुजर गई तो फिर आपके पास वेव ऐसे बनना शुरू होगी, ये ट्रफ, क्रस्ट, ये आपके पास आ जाएगी। अब इसके 7 पॉइंट कैसे बनेंगे, ये इसका पहला पॉइंट, ठीक है, फिर ये इसका पहला पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट का, इस वेव का। फिर ये इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है, जिस जगह पे ये आपके पास यहाँ पे ये देख लें, ये λ/4 गुजरी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये λ/2 का पॉइंट था। तो यहाँ से ये आपके पास ये λ/2 का पॉइंट आ गया। फिर ये आपके पास तीसरा पॉइंट, फिर ये आपके पास चौथा पॉइंट,
ये आपके पास 5वां पॉइंट, यहाँ पे आपके पास 6वां पॉइंट और ये आपके पास आ जाएगा 7वां पॉइंट। ठीक हो गया। इसी तरह 7 पॉइंट्स आपने बनाने हैं और दूसरी वेव जो आपके पास मौजूद है उसके बारे में भी आपने ऐसे ही लिखना है। लाइन को इंक्रीज करेगा, डायग्राम्स आपकी अच्छी करके बुक पे बनी हुई है। दूसरी वेव भी आपने बिल्कुल ऐसे सेम बना के बतानी है उसको। ठीक है, ऐसा ऐसे ये आपके पास इस किस्म की डायग्राम बनती है। क्यों कि आपके पास λ/4 यहां से उधर गुजर चुका है और यहां से इससे पिछली वाली वेव का λ/4 इस वेव में इंट्रोड्यूस हो चुका है। जब λ/4 इस वेव का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो आपको एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं हो रही। यहाँ पे ये पॉइंट भी आपके पास मैक्सिमम है, ये पॉइंट भी मैक्सिमम है, ये पॉइंट भी मिनिमम है, ये पॉइंट भी मिनिमम है। सेम पॉइंट्स, जब सेम पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी कोई वाइब्रेशन भी नहीं हो रही। टी इक्वल्स टू T/4 का क्या मतलब है? T/4 का मतलब यही है कि आपके पास ये 90% या 90 डिग्री का हिस्सा वेव का गुजर चुका है। जब 90 डिग्री का हिस्सा यहाँ से वेव का ट्रेवल होकर आगे जा चुका तो फिर आप मुझे बताइएगा तो हाउ इज इट पॉसिबल जब ये पॉइंट इस पॉइंट पे पड़ा तो कोई वेव बने, जब ये पॉइंट इस पॉइंट पे पड़ेगा तो कोई वेव बने, ये पॉइंट इस पॉइंट पे पड़ेगा तो कोई वेव बने। फिर ऐसे सूरत में वेव नहीं बनती। इस पॉइंट को जहां पे कोई वेव ना बने हम क्या कहते हैं कि ये नोड्स के पॉइंट्स है। तो T इज इक्वल टू T/4। आप इसको सीधा लिख लीजिए, नंबर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब आपके पास T इज इक्वल टू टाइम आपके पास कितना था T/4, T/4 का मतलब कि वेव का चौथा हिस्सा जब यहां से गुजर जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास जब चौथा हिस्सा गुजर जाएगा तो सेम पॉइंट्स पे जब आपस में वो मीट करेंगी, ये पॉइंट इस पे मीट कर रहा है क्योंकि चौथा हिस्सा गुजर चुका है। जब ये पॉइंट इस पे गिरेगा, ये पॉइंट इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, तो जब सेम पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आके मीट होंगे, एक दूसरे पे आके गिरेंगे, तो फिर आपके पास रिजल्टेंट वेव कोई भी नहीं बनेगी। जब रिजल्टेंट वेव नहीं बनेगी तो फिर आप इसको बताइएगा कि ये आपके पास यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स कौन से हैं, नोड्स बने हैं। यहाँ पे एंटी नोड का पॉइंट नहीं बनता। जब आपके पास एक वेव का चौथा हिस्सा यहाँ से गुजर चुका है, ये देखें इस वेव की डायरेक्शन आप फर्ज कर लें ये इस साइड पे है और इस वेव की डायरेक्शन इस साइड पे, तो आपके पास क्या बन चुका, आपको बताया कि जब आपस में वेव्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्रस क्रस पे पड़ेगा, तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना बनता है। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन आप ऐसे कर लें, बल्कि इसको अच्छी तरह बना लीजिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसकी आपने ऐसे डायरेक्शन बना लेनी है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इनके डायरेक्शन अपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहे होंगे, ये वेव उधर जा रही है, वो वेव इस तरफ आ रही है, तो फिर यहाँ पे आपके पास किसी पॉइंट पे भी ये देखें इस वेव ने इधर जाना है, इस वेव ने इधर आना है, तो यहाँ पे नोड के ऊपर, यहाँ पे क्रस के ऊपर ट्रफ ही पड़ेगा, क्रस के ऊपर ट्रफ ही पड़ेगा, क्रस के ऊपर क्रस नहीं पड़ेगा। और जब क्रस के ऊपर क्रस नहीं पड़ता तो फिर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बनेगी। फिर जो इंटरफेरेंस होगी उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही नाम देते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आपने ये डायग्राम उसको बना के बतानी है, लाजमी डायग्राम बनेगी, थ्योरी आप इस पे बेशक न लिखें, डायग्राम लिखिएगा और ये बताइएगा कि नोड एंटी नोड के पॉइंट कौन से हैं, तो फिर आपके पास सारी बातें ओके हो जाएंगी। अगर आपने डायग्राम ना बनाई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। अब इसी तरह पहले ये 7 लाइंस ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइंस ड्रॉ करें और यहाँ पे फिर बताएं कि टाइम कितना गुजर चुका है, T इज इक्वल्स टू T/2। अब हाफ वेव आपके पास यहाँ से गुजर चुकी है, मतलब क्रस्ट भी गुजर, क्रस्ट आपके पास पूरा गुजर चुका है यहाँ से। जब आपके पास क्रस्ट पूरा गुजर चुका होता है तो फिर आपके पास एक नई वेव आपके पास आ जाती है। अब उसको अगर क्रस्ट को क्रस्ट पे बना लें या दोबारा उसी तरह बनाए तो सेम बात है, इसमें वो नहीं है, ये आप इसको ऐसे बना लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ तक लेके आए, डायग्राम थोड़ी सी अच्छी कर लें, ये आपके पास
ये पॉइंट है, इसको यहां तक ला के ऐसे, ये इसका ट्रफ, ये फिर यहाँ ये क्रस्ट और ये आपके पास ट्रफ बन जाएगा। ये पहली वेव है। आपके पास अभी यहाँ पे 90 नहीं 180% हिस्सा गुजर चुका है। ये कंप्लीट वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्रस्ट ट्रेवल हो चुका है। तो आपके पास नेक्स्ट वेव आ गई है। जब पूरा यहाँ से क्रस्ट ट्रेवल हो चुका होगा, फिर इसके अलावा ये ऐसा क्रस्ट है, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 90% साथ टाइम में लिखना है आपने कि टाइम t इज इक्वल टू t/2 हाफ हो चुका है। हाफ का मतलब कि आधी वेव आपके पास यहाँ से, आधी से मुराद पूरा क्रस्ट गुजर चुका है 180%, मतलब 180 डिग्री चीज आपके पास यहाँ से गुजर चुकी है। t/4 सॉरी t/2 लिखिएगा। और t/2 में अब यहाँ पे क्या होगा, जो वेव्स आपके पास बनेगी, क्रस्ट पे पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन आपके पास इस साइड पे, इसकी डायरेक्शन आपके पास बैक साइड पे, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन लिख लें। तो अब क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव आपके पास बननी जाएगी वो एक बड़ी वेव होगी, और जिस वेव को हम डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। आपने वेव्स को अच्छी तरह करके बनाना है। फिर इसके बाद दोबारा अब यहां तक वेव्स गुजर चुकी हैं, फिर टाइम आपने लेना है t इज इक्वल टू, टाइम आपके पास क्या आ जाएगा 3t/4। जब आपके पास वेव्स का 3 हिस्से गुजर चुके हैं, मतलब ये पूरा क्रस्ट भी गुजर चुका है और यहाँ तक 90% वेव भी गुजर चुकी है, तो फिर इसके पास वही डायग्राम बनेगी जो हमारे पास ये बनी है, बल्कि सेम डायग्राम यही वाली बनेगी। तो आपने अलग करके बनानी है, मैं अलग नहीं बना रहा। फिर आपके पास सेम डायग्राम बननी है, t इज इक्वल टू 3t/4। तो फिर आपके पास यही डायग्राम बनेगी। जब आपके पास यहाँ तक का हिस्सा गुजर जाएगा, मतलब एक पूरा क्रस्ट गुजर जाएगा और एक ट्रफ गुजर जाएगा, ये गुजर जाएंगे तो पीछे से क्रस्ट और ट्रफ नहीं आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है। तो जब आपस में क्रस्ट पे पड़ना है, तो फिर यहाँ पे तो ऑफकोर्स ऐसा होगा कि क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा। जब क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा तो रिजल्टेंट वेव नहीं बनेगी, और जब रिजल्टेंट वेव नहीं बनेगी तो पॉइंट्स आपके पास कौन से वाले आ जाएंगे, नोड्स वाले। यहाँ पे आपके पास जीरो वाइब्रेशन होती है। जब वाइब्रेशन नहीं होती है तो एम्पलीट्यूड जीरो है, और जब एम्पलीट्यूड आपके पास जीरो आएगा उस पॉइंट को हम नोड का नाम देते हैं। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो पॉइंट्स हमारे पास एंटी नोड्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, पांचवा बल्कि पांचवी डायग्राम और आखिरी डायग्राम आपके पास जो बनेगी वो यही डायग्राम बनेगी। इसको आपने कर लेना है, t इज इक्वल टू, आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, कैपिटल टी, मतलब एक कंप्लीट वेव गुजर चुकी है। एक कंप्लीट वेव से मुराद वेव यहां से लेकर यहां तक आई और यहां तक पूरी वेव गुजर चुकी है। ये पूरी वेव गुजर चुकी है तो वहां से पीछे से एक पूरा क्रस्ट और पूरा ट्रफ आ गया, मतलब एक पूरा वेव लेंथ, एक पूरा लेमडा आपके पास आ चुका है। और जब वो पूरा लेमडा का आएगा तो इसी तरह क्रस्ट पे पड़ना है और ट्रफ पे बनेगा। जब क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा तो वेव एम्पलीट्यूड आपके पास वहां पे जीरो हो जाता है, और जब क्रस्ट पे पड़ेगा तो एक कंस्ट्रक्टिव वेव इस तरह की वेव बनेगी। लेकिन इन पॉइंट्स पे आपस में डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे ट्रफ क्रस्ट पे पड़ता है, इसलिए आपके पास एम्पलीट्यूड जीरो होता है। एम्पलीट्यूड जीरो तो वाइब्रेशन जीरो, वाइब्रेशन जीरो, तो आपके पास इन पॉइंट्स को हम नोड का नाम देते हैं। ये जो पॉइंट्स आपको बना के बताए थे जहाँ पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रही, वो पॉइंट नंबर 1, 3, 5, 7 पे वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होगी, और उन पॉइंट्स का नाम आपके पास नोड होगा। और पॉइंट 2, 4, 6 पे आपके पास वाइब्रेशन होगी, उन पॉइंट को हम एंटी नोड का नाम देते हैं। इसके बाद इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास लाजमी लिखी है, और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत लाजमी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव, इसकी हेडिंग दे दीजिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा, नो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पार्टिकल टू पार्टिकल। No energy is transferred from a particle to particle in a stationary wave. No energy is transferred from a particle to particle in a stationary wave. इन स्टेशनरी लिख लें, स्टैंडिंग लिख लें, आपकी मर्जी। इसका मतलब क्या है, जो आपको पहले डायग्राम बना के बताई थी नोड और एंटी नोड वाली, तो आपने देखा कि पार्टिकल से पार्टिकल पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। एक नोड है, एक एंटी नोड है, तो नोड से एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही। तो इसलिए उसने लिखा कि पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले इसकी खासियत खूबी क्या है कि इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। नो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम अ particle to particle in a standing wave. The distance between two successive node or anti-node
the distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2। अब सक्सेसिव नोड और एंटी नोड का क्या मतलब है? कंजेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के पीछे आने वाले, लेकिन सक्सेसिव का मतलब है कि एक नोड के बाद जो एंटी नोड बनता है, ये आपके पास नोड है, ये एंटी नोड है। तो उसने खुद बोला कि नोड से लेकर एंटी नोड तक का जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाय 2। तो हम ये बात पढ़ के आए थे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2। इसमें कोई चीज नहीं है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड और एंटी नोड इज lambda by 4। The distance between two consecutive nodes और एंटी नोड इज lambda by 4। तो कंजेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के पीछे आने वाले। तो आपको पता है कि यहाँ पे नोड है और यहाँ एंटी नोड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास lambda by 4 है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड इज lambda by 2। तो ये भी आपके बारे में, इसके बारे में आपको मालूम है कि टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे एक नोड ये मौजूद है और दूसरा नोड ये आपके पास नोड है, ये एंटी नोड है। तो इनके दरमियान में जो फासला है टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज lambda by 2। तो 90 डिग्री का है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स और एंटी नोड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपके पास फासला है वो lambda by 4 है। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉपलर इफेक्ट के बाद अगर कोई टॉपिक आ सकता है तो वो यही है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।